तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस को कवर करना, बट उसके बेसिक्स अच्छे नहीं है, स्कूल में उसने फोकस नहीं किया, तो उसको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए? ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और उसका एनालिसिस जरूर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड है, यकीन मानो तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपका सिंगल क्वेश्चन और सिंगल क्वेश्चन से लगातार आगे आने वाले 2 क्वेश्चन उसी सॉल्व से होंगे, उसी क्वेश्चन से सॉल्व होने वाले हैं। मतलब बिल्कुल ऐसी हालत में आता हूँ जो बच्चा कर ही नहीं पाता है। ठीक है, 75 अरे सर रुकिए सर, अभी 90 में 100 पहुंचाऊंगा। ओके। अब ये 90 नंबर लाने के लिए आप 2 प्रोस्पेक्ट पे जा सकते हो। सवाल हम सभी के रहते हैं जिसका आंसर हमें समय रहते नहीं मिल पाता। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए RAA डिफेंस चैनल आप सभी के लिए लेकर आया है डाउट इज आउट सीरीज, जिसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट जो अपने कंसर्न टीचर से आप जानेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर डिफेंस की कोई भी जानकारी अगर आप चाहेंगे, तो इस डाउट इज आउट सीरीज के थ्रू हम आप लोगों के डाउट्स को यहाँ पर रखेंगे। आज हमारे साथ हैं आपके प्यारे सर विशाल सर, तो स्वागत है सर आपका सबसे पहले। जी थैंक यू सर। तो बच्चे आज हम आप लोगों के जो आप लोगों ने डाउट्स हमें दिए हैं मैथ्स से रिलेटेड, जो भी स्ट्रेटजी रिलेटेड डाउट्स रहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैथ्स स्कोरिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स मैं आप लोगों के डाउट जो विशाल सर से रखूंगा और विशाल सर आप लोगों के सभी डाउट्स जो हैं यहाँ पर बताएंगे। तो आप लोगों ने जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को सभी डाउट्स कहाँ पर भेजने, हमने एक टेलीग्राम जो है यहाँ पर ग्रुप बनाया है जिसका नाम भी RAA डाउट इज आउट के नाम से ही है, जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो मैथ्स फिजिक्स या इंग्लिश कोई भी डाउट है वो आप उसमें डाल सकते हैं, जिसका आप लोगों को लिंक हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप डाउट भेज दीजिएगा, अगला शो हमारा जो होगा वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा किस जो है टॉपिक पे होने वाला है। तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी मैं सर से रखूंगा, और जो आपके यहाँ पे डाउट्स रहेंगे वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि हमारे स्टूडेंट्स को ये सीरीज़ कैसी लग रही है और क्या हमें ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप लोगों के जो कहते हैं कि एक जो ऑडियंस होता है वो रियल जज करता है चीज़ों को, तो वो भी हम कहीं ना कहीं रख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले एपिसोड के साथ, जो कि होने वाला है डाउट इज़ आउट का पहला एपिसोड। तो विशाल सर से मेरा पहला सवाल रहेगा, जो कि बहुत कॉमन सवाल रहता है सर बच्चों का, मैथ से बहुत डर लगता है सर, क्या करें? ये सवाल सर एक कॉमन सवाल है, चाहे वो बच्चा एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर अदर जो एग्जाम्स है डिफेंस की उसकी तैयारी कर रहा है। तो सर ये सवाल का जवाब क्या होगा, क्या इसका सोल्यूशन करना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो थोड़ा सा एक बार बताइएगा प्लीज़। सर सबसे पहला तो मेरा मानना ये है कि जैसे मान लो किसी को भी डाउट बनता है तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो डाउट नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। रही बात अगर मैथ्स को डर लगता है, मैथ्स को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से टैकल करना है, तो मेरा सीधा सा एक ही मतलब बनता है। सबसे पहला तो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। नंबर 2 है कि प्रैक्टिस की कमी है। अब अगर ये 2 चीज़ें हमारी जो है ना वो पकड़ में आती हैं ना, तो कहते नहीं कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आता है ना कि क्वेश्चन सामने होगा और हम लोगों ये देखते हैं कि भैया ये क्वेश्चन आया, इसको इस तरीके से हम लोग टैकल कर लेते हैं। बिल्कुल ये तरीका होता है सर। मेन चीज़ है ना, मान लो अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स एक प्रैक्टिस का ही गेम है। बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस उतना इफेक्टिव हमारा मैथ्स होने वाला है। बिल्कुल। तो ये है। तो डर तो ऐसी कोई बात नहीं है, डर तो 2 ही चीज़ें बुलाई जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस और दूसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मुझे भी एक चीज़ याद आती है, जब मैं स्कूल टाइम पे था तो मुझे एक बड़े किस्से याद हैं कि जो सवाल हम खुद सोल्व करते थे वो हमें उसका रिटेंशन ज़्यादा रहता था, वो हम ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते थे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा विशाल सर ने कि प्रैक्टिस जो है वो इंसान के अंदर जो परफेक्शन बिल्ड करती है। और यहाँ पर मैं एक शब्द आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा, कहते हैं कि सही प्रैक्टिस इंसान को एक सही दिशा देती है। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि आगे स्टेटमेंट हम नहीं बोलेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सही प्रैक्टिस इंसान को सफल बनाती है। तो बिल्कुल सही जो है सर ने यहाँ पर जवाब दिया। सर एक बच्चा का सवाल यहाँ पर है कि PYQ क्वेश्चन देकर हालत खराब हो रही है, मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर लाने के लिए क्या किया जाए? अच्छा सर, मैं इसको बेसिकली 4 वे में लेके जाने वाला हूँ, लगभग 4 वे में इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो होना क्या है इसमें, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप मेरा आया, तो मैं अगर फर्स्ट वे के बारे में बात करता हूँ तो ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चा जो है ना क्वेश्चंस को टैकल नहीं करता, अच्छे से पढ़ता नहीं है, समझता नहीं उस चीज़ को, और जब समझता नहीं तो वो उस चीज़ को अप्रूव ही नहीं कर पाता है कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करना है। तो सबसे पहला तो यार यही वे है मेरा कि क्वेश्चंस जो हमारे सामने है उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और ये देखो कि किस टॉपिक का बन रहा है और किस टॉपिक का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ये पहला पॉइंट।
नंबर सेकंड पॉइंट आता है सर, वही अभी मैंने लास्ट में बोला था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरी होनी चाहिए, और पता है हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उस लेवल पे रखनी है, जैसे मेरे सामने कोई क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन से बने हुए जो मेरे कॉन्सेप्ट है ना, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो मेरे माइंड में आने चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं प्रैक्टिस करूंगा। बिल्कुल। और जब कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है ना, तो सर वो टॉपिक तो टॉपिक रहा, और वो क्वेश्चन तो क्वेश्चन रहा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एंडिंग एग्जाम जो है ना, वो अगर देखा जाए तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी बन जाता है, लॉजिकली भी बन जाता है। वो आप पढ़ते तो सिंगल टॉपिक हो, लेकिन यूपीएससी पूछता गया है सिंगल क्वेश्चंस में ही आपके डबल ट्रिपल टॉपिक का ही क्या कर देता है, कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करा देता है वहाँ पर। तो ये जो है ना, वो प्रैक्टिस से ही बन पाता है हमारा। ओके। तो जैसी प्रैक्टिस, उसी हिसाब से क्वेश्चंस को समझने की क्षमता आप पे विकसित हो और मेरे हिसाब से इसमें जो PYQs हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सर। PYQ एक तरीके से अगर देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कॉन्सेप्ट का कोई कहता है ना रिवीजन करो कंटिन्यू, तो सर ये बताइए आप, जैसे कि मान लो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा पढ़ा, अगर मैंने उसका एडिशन किया तो वो 1 होता है। अगर मैं उसका रिवीजन कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, तो वो 1 ही होगा ना, वो तो मेरे दिमाग में रट जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर मैं उसी जगह पर मैं ये बोल दूँ कि जैसे 2 साइन थीटा प्लस में 7 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो मुझे कोई आइडिया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट का है ना, वो रिवीजन रटा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम उसको परफेक्शन के हिसाब से देखेंगे, मतलब अगर मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, तो उन चीज़ों में मैं विभेद कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो प्रैक्टिस का मजा है। नंबर 3 स्टेप क्या होता है, जैसे अगर सर ओवरऑल में बात करूंगा, तो मैंने शुरुआत में ही आपसे बोला था कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का रूल है। तो तीसरा स्टेप भी यही बनता है कि अगर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अगर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें होता क्या है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो पुटिंग वैल्यू थ्योरम पे हो जाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड पे हो जाते हैं, यानी चेक बाय द ऑप्शन पे हो जाते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और उसका एनालिसिस जरूर कर रहे हो, क्योंकि एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन आपने गलत किए, तो अगर उसको तुमने सही दिशा अगर नहीं देखी, उस क्वेश्चन की अप्रोचिंग नहीं देखी ना सही, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको अच्छे से दोबारा से कवर कर पाओगे। तो ये एक स्टेप है। 4th स्टेप होता है एनालिसिस। अच्छा सर, एक बात बताएं, यो एनालिसिस जो वर्ड है ना, वो एग्जैक्टली में इतना बोरिंग वर्ड है, इतना बोरिंग वर्ड है कि अगर जो बच्चा मान लो जो सीरियस होगा ना, वही इस चीज को थोड़ा एक्सेप्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जैसे मॉक दिया किसी ने, या पर्टिकुलर किसी टॉपिक की उसने प्रैक्टिस करी, होता गया मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बने, वो बंदा ये नहीं चेक करता है कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है, वो ये कहता है छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक उठाते हैं। लेकिन सच में जो एक सक्सेस बंदा होता है ना, एक तरीके से जो कंटिन्यू करता है अपनी पढ़ाई को लेके, या जिस जॉब के लेके सीरियस होता है, वो एनालिसिस पे बहुत फोकस करता है। और अगर एनालिसिस पे फोकस कर रहा है ना सर, तो उसकी जो गलतियाँ हुई हैं वो आगे आने वाले मॉक में, आगे आने वाली प्रैक्टिस में नहीं होने वाली। तो मेरे हिसाब से आपकी अपनी गलती खुद पहचानो। तो ये 4 स्टेप हैं सर। अगर आपके नंबर गेन करने हैं, तो नंबर 1 गेन यही है कि आपको क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनानी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरी बात है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो आपके शॉर्ट अप्रोच भी बन पाते हैं। नंबर 4 है एनालिसिस जरूर करना है। तो ये सर, यही मेरे हिसाब से 4 स्टेप ऐसे हैं जो नंबर्स को आपके ज्ञान कर पाएंगे। बिल्कुल। सर, जैसे आपने कॉन्सेप्ट की बात करी, तो मैंने जो देखा, मतलब मैं भी मैथ्स साइंस टीम से ही था, तो मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अभी बहुत एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ मैथ्स के मामले में, तो मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है ना कि सर हमारे जो बेसिक्स होते हैं जी, वो क्लियर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से, चाहे मैं एनडीए एग्जाम्स की बात करूँ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो इस एग्जामिनेशंस में हमें वो प्रॉब्लम्स, वो हर्डल्स आते हैं। तो अगर कोई इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मैथ्स में वीक है या मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बेसिक्स में प्रॉब्लम होगी। उस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाते, उनको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, ताकि वो, जैसे मान लीजिए किसी को एनडीए का मैथ्स पढ़ना है, राइट, तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस को कवर करना, बट उसके बेसिक्स अच्छे नहीं है, स्कूल में उसने फोकस नहीं किया, तो उसको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए? क्योंकि जो अच्छा स्कोर करके आया, डेफिनेटली उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं स्कूल लेवल पे, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स के लिए। सर ऐसा होता है कि जो हम एनडीए एग्ज़ाम देते हैं, या मान लेते हैं हम थोड़ा और अपर लेवल पे जाते हैं, जैसे जेई हो गया आपका, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, या एनडीए हो गया, इन दोनों एग्जाम के लिए आपकी एकेडमिक मैथ की ज़रूरत पड़ती है, यानी 11th और 12th की। होता क्या बच्चा कि इसमें क्या करता है कि मान लो जो 11th 12th में पढ़ा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th 12th को उस हिसाब से सीरियस नहीं ले पाते हैं। तो सर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वहाँ पर थोड़ी सी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, वहाँ पर दब जाते हैं।
अब होता क्या है कि जैसे मान लो एनडी के एग्जाम के लिए उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे कि मेरी जो बेसिक क्लास रहती है ना वो सिंगल क्लास रहती है। मान लेते हैं कि मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाता हूँ तो उसमें पहला एक लेक्चर ऐसा होता है जिसमें कि मैं बेसिक अप्रोच को लगाता हूँ वहाँ पर। मान लो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिक अप्रोच के पहले लेक्चर में आ जाते हैं, जिससे कि उसको बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ। जैसे एनडीए में आपको पता है कि चाहे आर्ट्स का बैकग्राउंड का बच्चा हो या बायोलॉजी यानी साइंस बैकग्राउंड का बायोलॉजी के सेक्शन में कॉमर्स का हो, वो सभी को एनडीए एग्जाम अगर देना है तो नॉर्मल सी बात मैथ को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उन सभी को वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। आनी क्या चाहिए, मतलब मैं उसको अप्रूव करता हूँ पहले लेक्चर में। ओके, आप मतलब उसको पहले बताते हैं बेसिक चीज़ों के बारे और मेरे 3 स्टेप रहते हैं सर। अगर मैं जैसे ये बच्चों को खुद ही पता होगा ओवरऑल कि मान लो 2 से 3 अप्रोच बन जाते हैं मेरे, लेवल 1 लेवल 2। मतलब लेवल 1 में अगर देखा जाएगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, लेवल 2 में हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी पे आते हैं क्वेश्चंस की, जो आपकी पीवाईक्यू पे रहता है। बस ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, बेसिक अप्रोच तो सिंपल सी बात है, बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम जो कॉन्सेप्ट है मेरा उसको अच्छे से पकड़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है सर। एक और सवाल मेरा यहाँ पर है, जैसे कि एनडी के मैथ्स की कंपैरिजन करें, एयरफोर्स में बात करें, या फिर मैं अगर पर्टिकुलरली बात करता हूँ किसी और अदर एग्जाम्स की, हाँ नेवी में आईसीजी की, तो उसमें जो डिफरेंस है, मतलब क्या लेवल का डिफरेंस आता है और क्या कितना बच्चे को जो है फोकस करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा एक बार आप सर बताएं। इसमें पता है सर, एक इंटरेस्टिंग बात है, कॉन्सेप्ट तो कभी चेंज नहीं होते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो हमारे वही रहेंगे बिल्कुल। लेकिन जो एनडी का एग्जामिनेशन होता है ना उसमें सर क्या होता है कि जो स्टेटमेंट बनता है ना, मान लेते हैं कि जो यूपीएससी एग्जाम जब कंडक्ट कराता है तो किसी भी क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिंगल क्वेश्चन में पूछता है। ओके। तो होता है क्या है कि बच्चा जो है ना अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर नहीं रख पाता है। वो सोचता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसमें यूज हो रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो खा जाता है उस चीज़ को कि हम सर किससे टैकल करें इसको। तो वो जो चीज़ें हैं वो सिंगल क्वेश्चन में बहुत सारी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज कराएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एनडी के एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड है, यकीन मानो तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपका सिंगल क्वेश्चन और सिंगल क्वेश्चन से लगातार आगे आने वाले 2 क्वेश्चन उसी सॉल्व से होंगे, उसी क्वेश्चन से सॉल्व होने वाले हैं। बशर्ते बात यह है कि कॉन्सेप्ट और सबसे बड़ी चीज जो है सर 90% रोल प्ले कर जाती है आपकी प्रैक्टिस। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट का चाहे अथक रिवीजन क्यों ना किया हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना सर, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस से ही बनेंगे। बिल्कुल, मैथ्स प्रैक्टिस का ही गेम है सर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और मेरा सवाल था यहाँ पे, जैसे कि एनडी में एनडी का जो सिलेबस होता है, जैसे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम है एनडी का 1 सितंबर को, तो मेरा ये सवाल था कि उसमें से कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो अच्छे वेटेज के हैं जी, और उनमें से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो वेटेज वाले चैप्टर्स के बारे में आप थोड़ा सा एक बार बताना चाहेंगे। सर इसमें एक ऐसा पॉइंट है कि जैसे अगर हम ओवरऑल एनडी एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो मैथ्स के रिटन एग्जाम का जो है ना ओवरऑल टोटल होता है हमारा 300 मार्क्स का। बिल्कुल। और अगर मैं टोटल देखूं कि रिटन एग्जाम की ही बात करता हूं कंटिन्यू, तो लगभग 900 का आपका टोटल होता है, जिसमें से अगर मैं लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे एग्जाम का लेवल होता है सर, तो एग्जाम का लेवल डिसाइड करता है उसका कट ऑफ क्या होने वाला है। तो आपका जो एवरेज जो अभी तक लगातार जो वर्षों से मैं देख रहा हूँ वो लगभग 320 से लेके 360 के बीच में जा रहा है। मतलब इससे 360 से ज़्यादा नहीं हुआ है, 310 गया था एक बार लेकिन उससे कम नहीं हुआ है। तो ये आपका एक एवरेज है 320 से लेके 360 तक। इसके बीच में अगर कोई बच्चा जो है वो रिटन क्वालिफाई करता है, मतलब रिटन में नंबर इतना लाता है वो क्वालिफाई कर जाता है। अब होता है क्या है कि अगर मेरे पास में थोड़ा सा आप अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर हम आपके साथ में करना चाहें तो 900 है, उसमें से अगर मुझे 320 नंबर चाहिए तो अप्रॉक्सीमेट 35% लगभग बनता है। बिल्कुल। तो 35% 100% में से 900 में से 35% यानी ओवरऑल 300 या 320 नंबर। अब थोड़ा सा ये सोचिएगी कि मैथ्स में जो है ना 300 मार्क्स होते हैं हमारे, और 300 में से अगर मैथ्स की कट ऑफ के बारे में बात करें ना तो 25% ओवरऑल एवरी सब्जेक्ट्स में चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ 25% रहती है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 25% रहता है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं, अगर 25% है भी तो इसका मतलब है 75 नंबर होने चाहिए मैथ्स में। अब होता है क्या इसमें कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि मान लो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सही चाहिए तो वो 75 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा पहुंचेगा। यानी अगर मैं ओवरऑल एवरेज बारे में बात करता हूं तो लगभग आपके 90 प्लस नंबर होने चाहिए, आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर, खत्म।
अब ये 90 नंबर लाने के लिए आप दो प्रोस्पेक्ट पे जा सकते हो। पहला ये कि एनडीए का एग्जाम कितना हार्ड होता है, दूसरा ये कि इतने 90 नंबर लाना क्या सच में टफ है? बहुत इजी है और सच में टफ भी है, क्योंकि 300 में से 90 नंबर लाना भी बहुत इजी है, हार्ड भी बहुत है। तो सर इसको दो प्रोस्पेक्ट पे हम देखेंगे। नंबर 1 तो यही आता है कि बहुत टफ नहीं है, 90 नंबर हम आराम से ला सकते हैं। और एक देखा जाए तो बहुत टफ भी है। ये टफ उन्हीं बच्चों के लिए जो मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं है। मैथ्स बैकग्राउंड बच्चा कर सकता है आराम से, आसानी से। अब इनको दो तरीके से देखते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे मान लेते हैं बच्चा कहता है कि सर अब मेरे पास में 15 या 20 दिन या 1 महीने का समय बचा है। तो सर ये तो आपको भी पता है, कोई भी काम करेंगे हमें टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी मेरे पास में कोई बूटी नहीं है, ना ही किसी दूसरे टीचर्स के पास में बूटी होगी जो मैं आपको घोल के पिला दूं और 1 महीने में आप उसका एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। सर ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते हो। एफर्ट्स लगा रहे हो, 1 महीने को अगर डबल महीने आप 2 महीने 3 महीने बना रहे हो, मतलब एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा आप इंक्रीजमेंट करते हो तो कर सकते हो। बिल्कुल पेशेंस जरूरी है। बिल्कुल पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। इसमें दूसरी बात ये कि आप वेटेज टॉपिक के बारे में बात करी, तो मैं अगर वेटेज टॉपिक की बात करता हूँ ना सर, तो एनडी का रिटन क्वालिफाई ऐसे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं वेटेज टॉपिक की बात करता हूँ, अगर इस सच में फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मैथ्स में ऐसे ही। चाहे मैथ्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, सभी का सभी। क्योंकि वेटेज टॉपिक का मतलब है जिसमें 100% क्वेश्चन उस टॉपिक से आते ही आते हैं। अच्छा ये बताइए कि सर टॉपिक है मेरे पास में 27 या 28, क्वेश्चन पूछ रहा है 120 के समथिंग, 120। कहीं ना कहीं एक ऐसे टॉपिक जरूर होंगे जहां से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। अगर मैं वेटेज टॉपिक की बात करूंगा तो बेटा सभी लोग आप थोड़ा सा इसको मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 15 दिनों का समय है। 15 दिन में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की जा सकती है। तो नंबर 1 टॉपिक आता है आपको प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी सर इसमें मैं एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकाल के लाऊंगा, वो आपके सामने पेश करूंगा, बच्चों को भी पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन है, स्टैट्स के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करता हूँ तो 13 से लेके 18 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट बनते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना होता है क्वेश्चन? 2.5। ओके, 2.5। ओके, अभी मैं सभी इनको थोड़ा सा बताता हूँ। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बारे में बात करता हूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री 2D स्ट्रेट लाइन या 3D एंड वेक्टर के बारे में बात करता हूँ तो ओवरऑल इनके 15 से लेके 20 क्वेश्चन बनते हैं। और सेट रिलेशन फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनाता है। अगर मैं जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया ना, इनका थोड़ा सा जो मैंने जहाँ से बताया ना वीक पॉइंट, मतलब सॉरी लीस्ट पॉइंट, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी 8 से 10। तो अगर मैं लीस्ट नंबर क्वेश्चंस का अगर डिस्कस करूँ ना तो ओवरऑल 60 to 75 बन रहा है। प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ज्योमेट्री एंड सेट रिलेशन फंक्शन, इसके ओवरऑल जो क्वेश्चन बने वो 60 से 75 क्वेश्चन मेरे बने हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना सर कि अगर मेरे पास में 60 से 75 क्वेश्चन बन रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का। ओवरऑल अगर मैंने इसको डिस्कस किया तो लगभग मेरे पास में मिनिमम से मिनिमम नंबर बन रहे हैं 150। मतलब मैंने वेटेज टॉपिक को ऐसे ही बता दिया 50%, क्योंकि 120 क्वेश्चन बन रहे थे जिसमें 60 क्वेश्चन मैंने वेटेज टॉपिक के बता दिए। उसमें से 150 आपके नंबर बने। उन 150 नंबर में से मैं अब गिरी हालत में आता हूं थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ऐसी हालत में आता हूं जो बच्चा कर ही नहीं पाता है। मैंने कहा 60 क्वेश्चन है, अगर आप 50% मान के चलोगे तो 30 क्वेश्चन बने। एग्जैक्टली। मान लेता हूं 50% ही बच्चा कर पाता है, इजी कर पाता है, चलो ठीक है। 30 क्वेश्चन बने, 30 क्वेश्चन मान लेते हैं 2.5 नंबर का, लगभग ये 75 नंबर क्लियर हो गया आपके। 90 आपने बोला था, ठीक है। 75, अरे सर रुकिए सर, अभी 90 में 100 पहुंचाऊंगा इसको। ओके। तो 75। अब बात आती है, आप 12th करके आए हैं, पूरी कैलकुलस है 35 से 40 क्वेश्चन की, अलजेब्रा करके आए हैं जो कि क्वेश्चंस उसके भी बनते हैं 30 से 40 क्वेश्चन की। मतलब आप इसमें भी इजी से इजी क्वेश्चन क्या 5 से 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे क्या? आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वो एक बेसिक फॉर्मेट पे क्वेश्चन होते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन वहां अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो 100 नंबर बन रहे हैं सर। बिल्कुल। तो उसमें मतलब एक दो नेगेटिव मार्किंग का भी कोई घटा दिक्कत हो तो नहीं है। इतना तो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर नेगेटिव भी पहुंच गया तब भी आप 35 के अगर अप्रोक्सीमेट पहुंच गए तब भी 87 88 पहुंच जाता है। सर मैंने ये 90 नंबर जो बताया ना, ये थोड़े से ज्यादा बता दिए हैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इनके जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना ज्यादा हाई ना हो जाए, नहीं तो पता चले बहुत कम पढ़ना ही बंद कर हाँ, पढ़ना ही बंद कर दें, इस रीजन से। ये भी चीज़ है। बिल्कुल।
चलिए, तो बहुत अच्छा। देखिए सर ने कितने अच्छे डाउट्स आप लोगों के रखे हैं। और देखिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि बच्चे ये सीरीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग सवाल भेजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि लगातार आप लोगों के सवाल रहते हैं, सर मेरा कमेंट्स नहीं पड़ा, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं देते, विशाल सर मेरे से नाराज़ हैं, धर्मेंद्र सर मेरे से नाराज़ हैं, अनु सर मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ते हैं, फिर दूसरे टीचर को जाके अप्रोच करना। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उन सभी सवालों को पिक करके बच्चे हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि अब आप लोगों को ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्लास में अगर आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है कोई भी रीज़न से, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर कमेंट पे फोकस करना पॉसिबल नहीं है, तो आप डाउट इज आउट वाले ग्रुप में मेंशन कर दीजिए, आपको डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा वहाँ पे। एक और सवाल बच्चों का सर यहाँ पर आ रहा है, जो बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे बड़ा ये सवाल रहता है कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करें? क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम ऐसा होता है कि सर कहीं ना कहीं बच्चे ने कितनी भी तैयारी की है, सेल्फ डाउट आने लगता है कि कहाँ से शुरू करें सर, चैप्टर फिर भी कर लिया है, फिर सारी चीज़ें करके देख ले, पर फिर भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है, उससे कैसे ओवरकम करें, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज़। सर वैसे अगर डिमोटिवेट नाम का कोई वर्ड है, तो जिस तरीके से मैंने अभी बोला था, एक एनालिसिस जो वर्ड है ना, वो एक तरीके से एक इग्नोरिंग वर्ड है स्टूडेंट्स के हिसाब से। उसी हिसाब से डिमोटिवेट जो वर्ड है ना, वो उनके लिए बहुत ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज वर्ड होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना, तो डिमोटिवेट वर्ड एग्जैक्टली में कोई सोल्यूशन नहीं देता है मुझे, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इंसान अगर खुद सोल्यूशन निकालता है ना, तो खुद ही निकाल पाता है। डिमोटिवेट होने से ना तो सोल्यूशन मिलेगा और ना ही आप किसी दूसरे से उम्मीद रख सकते हो। तो सोल्यूशन मिलता है स्वयं से, और वो स्वयं का जो सोल्यूशन, अगर आप थोड़ा सा जो सक्सेस हमारे स्टूडेंट रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट और भी बने हैं, फ्लाइंग ऑफिसर रहे हैं, क्या उनकी जर्नी में ये चीज़ें नहीं रही होंगी? क्या उनकी जर्नी में भी ये चीज़ें रही हैं? डीमोटिवेट का मतलब ये नहीं कि डीमोटिवेट का मतलब है कि आप अपने एफर्ट्स को लगाना छोड़ दो। यार सबके दिमाग में आता है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। एग्जैक्टली। एग्जाम के टाइम पे मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ कि यार एग्जाम में क्वेश्चन मेरे बनेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये एक लगा रहता है, ये जिंदगी का एक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक उसूल बन जाता है, कहीं ना कहीं लगता है डिमोटिवेट होना, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता है। सोल्यूशन मिलता है स्वयं से। अगर आप निकालना चाहो सोल्यूशन तो मिल जाएगा, अदरवाइज तो डिमोटिवेट होते रहोगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे आपके भाई बहन जो हैं वो सक्सेस होते हैं, जॉब पाते हैं, तो यार उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। सर डिमोटिवेट का सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो एक स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। अगर मान लो मैंने कोई भी काम करने की ठानी, यानी मेरी जो योजना बनाई, प्लानिंग करी मैंने, तो उसके बारे में मुझे एक एक स्टेप पता होना चाहिए। मैंने एनडीए एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया, एनडीए एग्जाम की तैयारी में लग गया, मेरी एक स्ट्रेटजी बनी होगी। उस स्ट्रेटजी में ये भी रहा होगा कि इतने नंबर मुझे चाहिए, मुझे इतने मैथ्स में चाहिए, मुझे इतने साइंस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इतने नंबर हो जाएंगे तो मैं रिटन क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो सेम प्रोस्पेक्ट इस पे भी बन जाता है। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं, आपने कहा कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़े, कॉन्सेप्ट का अच्छे से रिवीजन किया, टॉपिक अच्छे से कवर किया, लेकिन बेटा एक चीज़ की कमी अभी भी रहेगी, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से ज़्यादा जरूरी है एनालिसिस। प्रैक्टिस तो करी लेकिन एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस का मतलब है क्वेश्चंस को देखना दोबारा से कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, उसमें मैंने क्या गलती करी है, उसमें क्या और कॉन्सेप्ट लगने चाहिए, ये नहीं करते हैं बंदे। तो ये सर एक रिवीजन तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिस का और एनालिसिस का बहुत गजब का संगम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे जवाब सर ने दिया है, और एनालिसिस और प्रैक्टिस दो गुरु मंत्र बताए हैं जिनकी वजह से या जिनके कारण से आप कहीं ना कहीं सफलता पा सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है बच्चे कहीं ना कहीं आपको ये दिखाएगी कि डेफिनेटली आपने जो है कहाँ तक आपकी तैयारी है, और एनालिसिस दिखाएगा कि कितना सटीक आपका जो है वो जो पार्ट जा रहा है। तो ये सवाल बच्चे आप लोगों ने ही पूछे थे, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी ये ऑडियंस मुझे देख रही है या हम दोनों को देख रही है, सर को, विशाल सर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बच्चे और भी सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, जो भी टीचर्स आप लोगों के हैं उनसे रिलेटेड, या फिर और भी आपके सवाल होंगे जो हमें भी नहीं पता होंगे, तो हम भी बच्चे कहीं ना कहीं से डिस्कस करके आप लोगों के लिए सवाल है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स का जो सवाल है, जो जहन में सवाल है, वो उसका सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए, और ये सवालों के जवाब बच्चे ऐसे ही आप लोगों के लिए आप लोगों को मिलते रहेंगे। सेशन कैसा लगा ये भी आप लोगों को बताना है। विशाल सर ने इतना शानदार तरीके से जो आपको स्ट्रेटजी बताई है, इवन वेटेज बता दिया है एग्जाम से पहले कौन कौन से, और मेरे हिसाब से कि 300 मार्क्स में से मैं बोलूँ अगर 90 मार्क्स कोई ज़्यादा स्कोरिंग मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों ने बताई है। अब बच्चे इतना मैं बोलना चाहूँगा, सेशन के बारे में आप बताइएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और विशाल सर के लिए जो है प्यार कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा
कि जिन्होंने आप लोगों के डाउट्स जो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर किए। एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई ऐसा बताने वाला आपको मिल जाए और टीचर्स अगर आपको बता रहे हैं तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर बच्चे वो आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक और बेहतरीन डाउट इज आउट के शो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।